फ्रेंड्स, हम कर रहे थे जीएसटी में अपना थर्ड चैप्टर लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी, मतलब चार्ज ऑफ जीएसटी। ठीक है, इस चैप्टर में हमने आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में समझा लास्ट क्लास में। तो देखो, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बातें हमने पेज नंबर 44 पर समझी थी। देखिए पेज नंबर 44 पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इसमें हमने पढ़ा था कि टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को कौन डिपॉजिट कराएगा? रेसिपिएंट, मतलब सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस बिल के अंदर, इनवॉइस के अंदर टैक्स चार्ज नहीं करेगा और रेसिपिएंट ही डायरेक्टली वो टैक्स गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएगा। यही था कंसेप्ट आरसीएम का। आरसीएम में हमने सेक्शन 93 वाला आरसीएम समझा और 94 वाला आरसीएम की बात करी थी। तो पहले हम बात करते हैं सेक्शन 93 ऑफ सीजीएसटी एक्ट और सेक्शन 93 ऑफ एसजीएसटी एक्ट में भी सेम सेक्शन, और आईजीएसटी एक्ट में सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 और यूटीजीएसटी में सेक्शन 7 सबसेक्शन 3। ये आरसीएम के सेक्शन है। ठीक है, और हमने पढ़ा था नोटिफाइड गुड्स, नोटिफाइड सर्विसेज पर ही ये आरसीएम लगेगा। गुड्स की लिस्ट हम पढ़ चुके थे। ठीक है, तो अब हमें सर्विसेज का नोटिफिकेशन पढ़ना है। हमने पढ़ा था गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करके सर्विसेज को नोटिफाई करेगी जिस पर सेक्शन 93 वाला आरसीएम लगेगा, और टैक्स कौन देगा? रेसिपिएंट। टैक्स रेसिपिएंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएगा। ठीक है, तो ये है 93 वाला आरसीएम। अब 93 वाला आरसीएम कौन सी सर्विसेज पर लगेगा? ये पेज नंबर 45 पर दे रखा है। तो देखिए पेज नंबर 45, सर्विसेज नोटिफाइड फॉर आरसीएम, किसके लिए? सेक्शन 93 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड एसजीएसटी एक्ट, और सेक्शन 73 ऑफ यूटीजीएसटी एक्ट और आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन 5 सबसेक्शन 3। तो ये नोटिफिकेशन नंबर है 13/2017, जिसमें गवर्नमेंट ने उन सर्विसेज को नोटिफाई किया जिस पर सेक्शन 93 वाला आरसीएम लगेगा। तो पहली सर्विस, इसमें देखिए नोटिफिकेशन में ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं ना, इसको हम बोलेंगे एंट्री नंबर। क्या बोलेंगे? एंट्री नंबर। क्लियर? तो एंट्री नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं हम इस नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 की। तो पहली सर्विस जो गवर्नमेंट ने आरसीएम के लिए नोटिफाई की वो है सप्लाई ऑफ सर्विस बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। तो जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विस पर 93 वाला आरसीएम लगेगा। इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, जो काम करती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, रोड पर। ठीक है, तो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड करती है किसको? टू एनी फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर और गवर्न्ड बाय फैक्ट्रीज एक्ट 1948। सेकेंड है सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 और एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी को जीटीए सर्विस दे रही है, या जो पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है उस रजिस्टर्ड पर्सन को जीटीए सर्विस दे रही है, या कोई बॉडी कॉर्पोरेट है एस्टैब्लिश्ड बाय और अंडर एनी लॉ, या पार्टनरशिप फर्म है चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे ना हो, इंक्लूडिंग एओपी। एओपी मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्संस, और है 7th कैटेगरी है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, सीटीपी। तो
अगर जीटीए इन लोगों को सर्विस दे रही है, इसका मतलब ये रेसिपिएंट है, तो गवर्नमेंट ने 7 स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स बताए जिनको अगर जीटीए सर्विस दी जाए तो आरसीएम लगेगा। ठीक है, तो इन 7 रेसिपिएंट्स को अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विस देगी तो ये रेसिपिएंट्स टैक्स गवर्नमेंट को डायरेक्टली डिपॉजिट कराने के लिए लायबल माने जाएंगे अंडर आरसीएम। समझे बात? और ये सब रेसिपिएंट्स कहां होने चाहिए? लोकेटेड होने चाहिए टैक्सेबल टेरिटरी में, मतलब विद इन इंडिया। तो इन शॉर्ट, इफ रेसिपिएंट ऑफ जीटीए सर्विस, जीटीए की सर्विस अगर इन स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स ने ली है तो ही आरसीएम एप्लीकेबल होगा। तो गवर्नमेंट ने 7 स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स बताए हैं। अगर जीटीए इनको सर्विस देती है तो ये स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स लायबल होंगे गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट कराने के लिए अंडर आरसीएम। क्लियर? तो जीटीए सर्विस में हम डिस्कस करते हैं कि कितनी पार्टीज होती हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड और भी बातें आगे आएंगी, तो हमें पूरा कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि जीटीए सर्विस किसको देती है। हमें समझना है रेसिपिएंट कौन होता है, जीटीए सर्विस का रेसिपिएंट कौन होता है, ये समझना है हमें। तो देखिए ये चार्ट, जीटीए का काम क्या? जीटीए मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जो कि सप्लायर ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है बाय रोड। तो कंसाइनर जब गुड्स भेजता है कंसाइनी को, ठीक है, तो 3 पार्टीज हुई, एक तो जीटीए, एक कंसाइनर, एक कंसाइनी, 3 पार्टीज हुई। तो जब एक कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स सेंड करता है, ठीक है, ये गुड्स सेंड करना, जो कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स सेंड कर रहा है वो सप्लाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। किसकी? गुड्स की। ठीक है, हम यहां कंसाइनर कंसाइनी के एंगल से बात नहीं कर रहे हैं। क्यों? वो तो अगर सप्लाई हुआ भी तो वो तो गुड्स की सप्लाई होगा। हम बात कर रहे हैं सप्लाई ऑफ जीटीए सर्विस की। ठीक है, तो कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स सेंड कर रहा है, वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट हमें यहां पर उसके बारे में बात नहीं करनी है, हमें जीटीए की सर्विस के बारे में बात करनी है। और जीटीए कौन? सप्लायर ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, जो सर्विस दे रही है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की। तो जीटीए है सप्लायर, जीटीए कौन? सप्लायर ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। ठीक है, तो जीटीए है सप्लायर। रेसिपिएंट कौन है ये बताइए रेसिपिएंट कंसाइनर है या कंसाइनी है? रेसिपिएंट किसको बोले? जीटीए की सर्विस किसने ली, कंसाइनर ने या कंसाइनी ने? बताइए। तो इस बात को हम डिटेल में समझते हैं। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के केस में बिल्टी बनती है, बिल्टी। ठीक है, तो अगर पेड बिल्टी बनी, देखिए अगर पेड बिल्टी बनी तो कंसाइनर लायबल होता है फ्रेट पेमेंट करने के लिए। ठीक है, अगर पेड बिल्टी बनी, मैक्सिमम केसेस में टू पे की बिल्टी बनती है। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में टू पे की बिल्टी बनती है। और अगर टू पे की बिल्टी बनी तो क्या होगा? कंसाइनी लायबल होगा फ्रेट का पेमेंट करने के लिए। तो वेरी सिंपल, अगर पेड बिल्टी है तो फिर कंसाइनर भाड़ा पेमेंट करने के लिए लायबल है। लेकिन अगर टू पे की बिल्टी बनी है तो कंसाइनी लायबल है फ्रेट पेमेंट करने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब
सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि फ्रेट पेमेंट करने के लिए कौन लायबल है। कंसाइनर भी लायबल हो सकता है, कंसाइनी भी लायबल हो सकता है। ठीक है, अब बात ढंग से समझना। जो भी फ्रेट पेमेंट करने के लिए लायबल है, जो भी कंसाइनर या कंसाइनी में से जो भी फ्रेट पेमेंट करने के लिए लायबल है, वही रेसिपिएंट ऑफ जीटीए सर्विस है। समझे? तो दोबारा सुनिए, जो भी फ्रेट पेमेंट करने के लिए लायबल है, कंसाइनर या कंसाइनी, जो भी फ्रेट पेमेंट करने के लिए लायबल है, वही है रेसिपिएंट ऑफ जीटीए सर्विस। समझे बात? तो रेसिपिएंट कौन? कंसाइनर भी हो सकता है, कंसाइनी भी हो सकता है। होगा कौन? जो भी भाड़ा पे करने के लिए लायबल है, वो है रेसिपिएंट ऑफ जीटीए सर्विस। ठीक है, तो जीटीए की बेसिक बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो हम डिस्कस करते हैं आरसीएम। तो आरसीएम में हमने बात करी थी कि अगर जीटीए सर्विस का रेसिपिएंट अगर ये 7 स्पेसिफाइड पर्सन्स हो तो आरसीएम लगेगा। ये 7 स्पेसिफाइड पर्सन कौन? रजिस्टर्ड फैक्ट्री, रजिस्टर्ड सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी या जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन, कोई बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे ना हो, इंक्लूडिंग एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अब आप कहेंगे सर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मीनिंग तो आपने बताया ही नहीं। तो चलिए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के बारे में बात करते हैं। आगे चलकर रजिस्ट्रेशन चैप्टर में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की बातें आएंगी, लेकिन यहां पर भी रेफरेंस आ रहा है तो उसकी थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं सप्लायर हूं और मैंने चाहे गुड्स का हूं चाहे सर्विस का हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं सब गुड्स का सप्लायर हूं, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान स्टेट में। हमें पता है कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज होता है। ठीक है, तो मेरा राजस्थान स्टेट में रजिस्ट्रेशन हो गया, अंडर जीएसटी लॉ में राजस्थान स्टेट में रजिस्टर्ड हूं। अब मैं अपना बिजनेस एक्सपांशन करना चाहता हूं, बढ़ाना चाहता हूं, तो बेंगलोर में एक बिजनेस एग्जीबिशन होने वाली है। 15 डेज के लिए, 15 दिन के लिए बेंगलोर में कोई बिजनेस एग्जीबिशन होने वाली है। मैं चाह रहा हूं कि बेंगलोर में भी अपना बिजनेस बढ़ाऊं। ठीक है, तो मैं बेंगलोर की इस बिजनेस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना चाहता हूं। इस एग्जीबिशन में मैं अपना गुड्स रखना चाहता हूं। ठीक है, और अगर वहां पर किसी कस्टमर को पसंद आ गया एग्जीबिशन में तो सेल भी कर दूंगा। ठीक है, तो अब दिक्कत देखिए, मैं बेंगलोर में गुड्स सेल कर लूंगा एग्जीबिशन में, तो बताइए मेरा राजस्थान में रजिस्ट्रेशन हो रखा है लेकिन बेंगलोर में हो रखा है क्या? नहीं। तो जब मैं राजस्थान स्टेट से माल रवाना करूंगा बेंगलोर के लिए तो मुझे क्या फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी होंगी? मुझे बेंगलोर में भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बेंगलोर में रजिस्ट्रेशन कराए बगैर मैं बेंगलोर में माल नहीं बेच पाऊंगा, तो मुझे बेंगलोर में टेम्पररी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ठीक है, अभी मैंने कहा कि बेंगलोर में 15 दिन की बिजनेस एग्जीबिशन होने वाली है, तो मुझे वहां पर 15 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ठीक है, तो मैं बेंगलोर में 15 दिन का जो रजिस्ट्रेशन कराऊंगा, कैसे कराऊंगा? सीटीपी के तौर पर, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के तौर पर। ठीक है, तो मेरा राजस्थान स्टेट में तो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन हो रखा है, फुल फ्लेश्ड, लेकिन बेंगलोर में
मैं 15 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन कराऊंगा CTP के तौर पर। समझे बात? तो मैं बेंगलोर में हुआ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। बात समझ आई? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? क्लियर? चलिए, तो ये 7 कैटेगरी ऑफ पर्सन्स अगर रेसिपिएंट्स हैं GTA सर्विस के तो RCM लगेगा और ये रेसिपिएंट्स गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे डायरेक्टली अंडर RCM। ठीक है, चलिए अब बात क्लियर हो गई। चलिए नोट नंबर 1 पर बात करते हैं। नोट नंबर 1 दे रखा है, उसमें दे रखा है द पर्सन हु पेज और इज लायबल टू पे फ्रेट। कंसाइनर, कंसाइनी कोई भी जो फ्रेट पे करता है या पे करने के लिए लायबल है वही GTA सर्विस का रेसिपिएंट माना जाएगा। GTA सर्विस का रेसिपिएंट कौन? कंसाइनर या कंसाइनी, दोनों में से कोई भी जो भी फ्रेट पे करता है या फ्रेट पे करने के लिए लायबल है वो GTA सर्विस का रेसिपिएंट माना जाएगा। और अगर रेसिपिएंट इन 7 कैटेगरीज में से कोई हुआ, रेसिपिएंट अगर इन 7 कैटेगरीज जो हमने ऊपर पढ़ी उनमें से कोई हुआ तो RCM लग जाएगा। क्लियर? उसमें एक दे रखा था एनी बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, दे रखा था ऊपर, देख लो, दे रखा था आपको एनी बॉडी कॉर्पोरेट। पॉइंट नंबर 5 दे रखा था। ठीक है, तो बॉडी कॉर्पोरेट का क्या मीनिंग होता है ये हम देख रहे हैं नोट नंबर 2 में। यहां दे रखा है बॉडी कॉर्पोरेट का वही मीनिंग होगा जो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 11 में दे रखा है। ठीक है, इसका मतलब बॉडी कॉर्पोरेट का मीनिंग कंपनी एक्ट से, कंपनीज एक्ट से उठाया जाएगा। ठीक है, विच इंक्लूड्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। मतलब क्या? बॉडी कॉर्पोरेट में फॉरेन कंपनी भी इंक्लूड होगी। क्लियर दे रखा है, विच इंक्लूड्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया मतलब फॉरेन कंपनी, बट डज नॉट इंक्लूड। कौन शामिल नहीं है? किसे बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना जाएगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना जाएगा। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भले ही बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है लेकिन बताइए वो स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है कि नहीं? यस, वो स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है, ऊपर 3rd पॉइंट में दे रखा है। क्लियर? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी भले ही बॉडी कॉर्पोरेट ना हो बट वो स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है। ठीक है, और उस केस में RCM लगेगा। क्लियर? अच्छा, और बॉडी कॉर्पोरेट कौन नहीं है? एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नॉट बीइंग ए कंपनी। कोई और कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, वो कंपनी नहीं है। ठीक है, लेकिन जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बॉडी कॉर्पोरेट बोला है नोटिफिकेशन इश्यू करके, तो जिसको जो बॉडी कॉर्पोरेट तो नहीं है वैसे बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको नोटिफिकेशन इश्यू करके बॉडी कॉर्पोरेट बोल दिया है, उसको GST के लिए बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई और बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, वो कंपनी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसे बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहा जाएगा। इसका मतलब गवर्नमेंट ने किसी को बॉडी कॉर्पोरेट बोला हो नोटिफिकेशन इश्यू करके, उसको हम GST कानून के लिए बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानेंगे। क्लियर? चलिए अब अच्छा, LLP का क्या स्टेटस है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म का क्या स्टेटस है? क्या वो बॉडी कॉर्पोरेट है? बताइए। तो LLP बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। LLP बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, उसे पार्टनरशिप फर्म माना जाएगा।
जीएसटी कानून के लिए एलएलपी को बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहेंगे, उसे पार्टनरशिप फर्म का दर्जा मिलेगा। समझे बात? चलिए फिर नोट नंबर 4। नोट नंबर 4 दे रखा है, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय जीटीए, इसका मतलब जीटीए की सर्विस इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, टैक्स विल बी पेबल बाय रेसिपिएंट ऑफ सर्विस अंडर रिवर्स चार्ज। कह रहे हैं टैक्स आरसीएम में रेसिपिएंट देगा। कब? ओनली इफ जीटीए हैज नॉट पेड टैक्स। कितना? 12%। ठीक है, आईजीएसटी है तो 12%, सीजीएसटी है तो 6%, सीजीएसटी और एसजीएसटी भी 6%। ठीक है, इसका मतलब जीटीए पर टैक्स रेट नॉर्मल 12% है। अब यहां क्या कह रहे हैं? टैक्स रेसिपिएंट देगा अगर जीटीए ने टैक्स पे नहीं किया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर जीटीए ने वैसे देखिए आरसीएम है, ऊपर 7 रेसिपिएंट से रखें, लेकिन अगर जीटीए बिल में टैक्स चार्ज कर ले फुल रेट से 12% से, तो आरसीएम नहीं लगेगा। अगर जीटीए फुल रेट 12% से टैक्स बिल के अंदर ही चार्ज कर ले तो इन पर आरसीएम नहीं लगेगा। इन पर आरसीएम लगेगा कब? जब जीटीए ने बिल के अंदर 12% चार्ज नहीं किया, गवर्नमेंट को पेड नहीं किया, गवर्नमेंट को जीटीए ने 12% पेड नहीं किया, तो इन रेसिपिएंट्स पर आरसीएम लगेगा। ठीक है, बात समझ आई? तो इसका मतलब ये स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स जीटीए को बोल सकते हैं कि हम टैक्स जमा नहीं कराएं, आप हमसे चार्ज कर लो, गवर्नमेंट को पेड कर दो, ठीक है, तो आरसीएम हट जाएगा। ठीक है, तो दोबारा सुनिए, आपको कहा क्या जा रहा है कि टैक्स विल बी पेबल बाय रेसिपिएंट अंडर आरसीएम ओनली इफ आरसीएम में टैक्स तभी एप्लीकेबल होगा ओनली इफ जीटीए ने टैक्स नहीं भरा। ये नहीं बोला कि जीटीए ने टैक्स चार्ज नहीं किया। ठीक है, यहां बोल रहे हैं जीटीए हैज नॉट पेड टैक्स। ठीक है, तो अगर जीटीए ने टैक्स नहीं भरा तो इन पर आरसीएम लगेगा। क्लियर? अब जीटीए सर्विस के बारे में कुछ छोटी बातें हैं वो समझते हैं। जीटीए की सर्विस कैसे टैक्सेबल है? कुछ केसेस में टैक्सेबल है, कुछ केसेस में एग्जेम्प्ट है। तो देखिए, जीटीए सर्विस कुछ केसेस में टैक्सेबल है। किस रेट से? 5% टैक्स रेट से। 5% टैक्स रेट। तो अगर आईजीएसटी लगा तो 5%, और अगर सीजीएसटी एसजीएसटी लगे तो 2.5%। ठीक है, तो टैक्स रेट कितनी हुई? 5%। जीटीए की सर्विस 5% से टैक्सेबल है, प्रोवाइडेड जीटीए हैज नॉट टेकन आईटीसी ऑन गुड्स एंड सर्विस यूज्ड इन सप्लाइंग जीटीए सर्विस। तो जीटीए ने आईटीसी का बेनिफिट नहीं दिया। एंड रेसिपिएंट इज वन ऑफ द स्पेसिफाइड रेसिपिएंट। ठीक है, तो आरसीएम कब लगेगा? जब रेसिपिएंट स्पेसिफाइड रेसिपिएंट हो, आरसीएम लगेगा। ठीक है, और जीटीए को आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आईटीसी का बेनिफिट जीटीए को नहीं मिलेगा, और रेसिपिएंट स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है तो आरसीएम लगेगा, और टैक्स पे करने के लिए लायबल कौन? रेसिपिएंट माना जाएगा। समझे बात? तो हम ये समझ लेते हैं सिस्टम क्या है। कुछ केसेस में 12% टैक्स रेट भी है। तो सेकंड पॉइंट, जीटीए की सर्विस 12% टैक्स रेट लगेगी। ठीक है, जिसमें अगर आईजीएसटी लगा तो 12%, और अगर सीजीएसटी एसजीएसटी लगे तो 6%, जैसा भी केस हो। ठीक है, कि वो जीटीए सर्विस की सप्लाई इंटर स्टेट है या
इंट्रा स्टेट है। ठीक है, तो शॉर्ट में बोले कि जीटीए की सर्विस 12% टैक्स रेट लगेगी कब? प्रोवाइडेड जीटीए पेस टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। तो अगर जीटीए फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म फॉलो करता है, ठीक है, तो क्या होगा? जीटीए को आईटीसी का भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और उस केस में क्या होगा? पर्सन लायबल फॉर पेइंग टैक्स कौन होगा? जीटीए खुद। ठीक है, तो अगर नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म लगा और जीटीए आईटीसी का बेनिफिट ले रहा है तो जीटीए सर्विस पर टैक्स रेट 12% हो जाती है। क्लियर? अच्छा, जीटीए की सर्विस कुछ केसेस में एग्जेम्प्ट भी है। देखिए, हम जीटीए की सर्विस के बारे में छोटी छोटी बातें समझ रहे हैं कि जीटीए की सर्विस कब टैक्सेबल है, कब एग्जेम्प्ट है। अच्छा, टैक्सेबल है तो 5% टैक्स रेट लगेगी या 12% लगेगी। ठीक है, तो जीटीए की सर्विस एग्जेम्प्ट कब है? इफ रेसिपिएंट इज अदर देन स्पेसिफाइड रेसिपिएंट, मतलब अनरजिस्टर्ड है वो। देखो, रजिस्टर्ड की बात तो उन 7 स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स में आ गई। ठीक है, देखो आ गई थी ना। पॉइंट नंबर 4, एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ। ठीक है, तो अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो आरसीएम लगेगा। ठीक है, और अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल है, एंड यूजर है, एंड यूजर, तो जीटीए की सर्विस एग्जेम्प्ट है। ये हम एग्जम्पशन चैप्टर में पढ़ेंगे। वैसे एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी चैप्टर है, वहां आएगा आपके कि अगर जीटीए सर्विस का रेसिपिएंट कोई इंडिविजुअल है और वो अनरजिस्टर्ड है और वो एंड यूजर है तो जीटीए सर्विस टैक्सेबल नहीं होगी, एग्जेम्प्ट होगी। क्लियर? चलिए, हमने कुछ छोटी छोटी बातें समझी। अब हमने पढ़ा जीटीए पर आरसीएम लगेगा तो टैक्स रेट 5% रहेगी। ठीक है, और ये हमने 7 स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स समझे। अब आइए, अभी हमने कहा जीटीए की सर्विस 5% टैक्स रेट लगेगी कब? अगर जीटीए आईटीसी का बेनिफिट ना ले और रेसिपिएंट स्पेसिफाइड रेसिपिएंट हो तो आरसीएम लगेगा। अच्छा, तो टैक्स कौन देगा? ये 5% वाला आरसीएम में टैक्स रेसिपिएंट देगा, और क्या। ठीक है, जीटीए थोड़ा ना देगा। अगर आरसीएम होता है तो टैक्स कौन देता है? रेसिपिएंट। और इसमें अब एक हम पढ़ते हैं, कुछ केसेस में जीटीए सर्विस पर आरसीएम भी नहीं लगेगा। कुछ केसेस में नहीं लगेगा, आरसीएम नहीं लगेगा। तो however RCM shall not apply to services provided by GTA by way of transport of goods in a goods carriage by road to, अगर GTA की सर्विस किसने ली है? ए डिपार्टमेंट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, इसको शॉर्ट में बोलो गवर्नमेंट ऑफिस। सेकेंड है लोकल अथॉरिटी, LA, ठीक है, या गवर्नमेंट एजेंसी, GA। तो अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, बट कैसा रजिस्ट्रेशन ले रखा उन्होंने? which has taken registration under CGST Act only for the purpose of deducting TDS under section 51 and not for making any taxable supply of goods or service। इसका मतलब क्या? देखिए, एक केस में आपके, इस केस में ये यहां से यहां तक कह रहे हैं आरसीएम भी नहीं लगेगा। ठीक है, वैसे जो जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन होता है, अगर वो रेसिपिएंट होता है तो आरसीएम लगता है। ठीक है, लेकिन यहां बोल रहे हैं रजिस्टर्ड है रेसिपिएंट, बट वो कौन है? गवर्नमेंट ऑफिस, लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंटल एजेंसी।
बट उन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन क्यों कराया है? नॉर्मल सप्लायर वाला रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उन्होंने तो सेक्शन 51 में टैक्स डिडक्टर के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराया है, तो आरसीएम भी नहीं लगेगा। तो देखो इस केस में नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म भी नहीं लगेगा और आरसीएम भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये सर्विस, जीटीए की सर्विस इस केस में एग्जेम्प्ट हो जाएगी अंडर एंट्री नंबर 21B। तो कुछ केसेस में जीटीए की सर्विस एग्जेम्प्ट होती है। रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड तो है, रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड तो है, लेकिन उन्होंने प्योर डिडक्टर, टीडीएस डिडक्टर के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराया है, सप्लायर के तौर पर, सप्लायर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई के तौर पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। वो रजिस्टर्ड तो है जीएसटी में। देखिए अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, अगर वो रेसिपिएंट हैं तो आरसीएम लगता है, लेकिन अभी हमने यही पढ़ा कि अगर रेसिपिएंट जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है तो आरसीएम लगेगा। बट इसका एक्सेप्शन दे रखा, इसका ये एक्सेप्शन है कि हाउएवर आरसीएम शैल नॉट अप्लाई। अगर जीटीए की सर्विस किसको दी गई है? टू गवर्नमेंट ऑफिस, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एजेंसी को, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन जीएसटी में कराया है सिर्फ टीडीएस डिडक्टर के तौर पर, उन्होंने जीएसटी में सप्लायर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई के तौर पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो आरसीएम नहीं लगेगा। तो उस केस में होगा क्या? उस केस में ये सर्विस ही, जीटीए की सर्विस ही एग्जेम्प्ट हो जाती है अंडर एंट्री नंबर 21A। क्लियर? अच्छा, अब आप कहेंगे सर सब गड़बड़ जाला हो गया, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना है। ठीक है, तो हमने एक टेबल बना रखी है, उस टेबल से समझ लेना। ठीक है, अगर अभी तक भी नहीं समझ आया तो भी कोई बात नहीं, इस टेबल से तो समझ आ ही जाएगा। तो देखो, अगर जीटीए 5% टैक्स रेट टॉप करती है तो आरसीएम एप्लीकेबल। ठीक है, और जीटीए को आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अगर रेसिपिएंट स्पेसिफाइड रेसिपिएंट हुआ, मतलब या तो रजिस्टर्ड फैक्ट्री, रजिस्टर्ड सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, या जीएसटी में रजिस्टर्ड है वो रेसिपिएंट, या कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, या पार्टनरशिप फर्म है, एओपी है, या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, तो अगर जीटीए ने 5% टैक्स रेट टॉप किए, आरसीएम लगेगा, आईटीसी का बेनिफिट जीटीए को नहीं मिलेगा, और रेसिपिएंट स्पेसिफाइड रेसिपिएंट हो तो क्या होगा? आरसीएम लगेगा। और अगर रेसिपिएंट अदर हुआ तो, जैसे अनरजिस्टर्ड पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, या एंड यूजर है, ठीक है, तो उस केस में आरसीएम लगेगा या नहीं? आरसीएम नहीं लगेगा, न तो नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, न आरसीएम लगेगा। क्यों? ये तो फिर जीटीए की सर्विस ही एग्जेम्प्ट है अंडर एंट्री 21A। ठीक है, तो अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन जीटीए सर्विस का रेसिपिएंट है या एंड यूजर है वो जीटीए सर्विस का रेसिपिएंट है, तो वो सर्विस ही एग्जेम्प्ट हो जाती है अंडर एंट्री नंबर 21A। और न तो उस पे नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, न रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में आपके न तो एनसीएम लगेगा, एनसीएम भी नहीं लगेगा, और आरसीएम वो भी नहीं लगेगा। क्यों? अरे ये एग्जेम्प्ट है, समझे बात? तो इस केस पे तो एग्जेम्प्ट हो गई, बी वाले केस पे तो एग्जेम्प्ट हो गई। और अगर स्पेसिफाइड 7 कैटेगरी है रेसिपिएंट की तो आरसीएम नॉर्मली लगता है। फिर हमने एक एक्सेप्शन पढ़ा, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है अंडर जीएसटी तो रजिस्टर्ड है तो आरसीएम लगता है वैसे। बट अगर वो प्योर टीडीएस डिडक्टर है अंडर सेक्शन 51, वो या तो गवर्नमेंट ऑफिस है, या लोकल अथॉरिटी है, या गवर्नमेंटल एजेंसी है, तो एक्सेप्शन आरसीएम भी नहीं लगेगा।
तो नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म तो वैसे ही नहीं लग रहा था, इस केस में आरसीएम भी नहीं लगेगा। तो फिर इसका मतलब क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो एग्जम्प्ट है अंडर एंट्री नंबर 21B। तो जीटीए सर्विस के लिए हम पढ़ेंगे एग्जामिशन चैप्टर में दो एंट्रीज दे रखी हैं, एंट्री नंबर 21A और एंट्री नंबर 21B। ठीक है, ये हमने जो नीचे पढ़ी थी ना वो एंट्री नंबर 21A थी, और ये ऊपर जो पढ़ी वो एंट्री नंबर 21B थी। तो कुछ केसेस में जीटीए की सर्विस एग्जम्प्ट होती है। तो इस केस में हुआ क्या, वैसे तो रजिस्टर्ड पर्सन होता है जीएसटी में रेसिपिएंट, तो आरसीएम लगता है, लेकिन अगर उसने से प्योर टीडीएस डिडक्टर के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराया, वो गवर्नमेंट ऑफिस है, लोकल अथॉरिटी है या गवर्नमेंटल एजेंसी है, तो फिर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भी नहीं लगेगा। मतलब इस केस में ना तो फिर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा ना नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। क्यों? क्योंकि इस केस में तो जीटीए की सर्विस ही एग्जम्प्ट है अंडर एंट्री नंबर 21B। समझ आई बात? क्लियर? चलिए, अच्छा, अगर जीटीए 12% टैक्स रेट ऑप्ट करे तो क्या होगा? जीटीए अगर 12% टैक्स रेट ऑप्ट करे तो क्या होगा? तो फिर उस केस में एनसीएम लगेगा, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, और फिर उस केस में जीटीए को आईटीसी का भी बेनिफिट मिलेगा। क्लियर? अच्छा, उस केस में अगर 7 स्पेसिफाइड रेसिपिएंट हो तो क्या होगा? कोई भी हो एनसीएम लगेगा, एनसीएम लगेगा। समझे बात? आरसीएम नहीं लगेगा, भले ही 7 स्पेसिफाइड रेसिपिएंट हो तब भी। ठीक है, 7 स्पेसिफाइड रेसिपिएंट वही वाले, रिपीट नहीं करूंगा मैं। ठीक है, तो क्या होगा उस केस में? तो नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म ही लगेगा। ठीक है, अच्छा, इस केस में अगर अदर हो रेसिपिएंट, अनरजिस्टर्ड पर्सन, एंड यूजर हो तो वो सर्विस ही एग्जम्प्ट है, सर्विस ही एग्जम्प्ट है अंडर एंट्री नंबर 21A। और उस केस में ना तो नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म लगेगा ना रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, क्योंकि उस केस में तो जीटीए की सर्विस ही एग्जम्प्ट है। ठीक है, अब अच्छा, इस केस में क्या होगा? अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने, बताइए एनसीएम भी लगेगा क्या? रजिस्टर्ड पर्सन ने, लेकिन उसने प्योर डिडक्टर के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराया है। ठीक है, तो उस केस में एनसीएम भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उस केस में तो जीटीए की सर्विस ही एग्जम्प्ट है अंडर एंट्री नंबर 21B। ठीक है, तो दो बातें आपको याद रखनी है। अगर दो एग्जम्पशंस आपको याद रखने हैं जीटीए सर्विस के रेस्पेक्ट। कौन से? अगर जीटीए सर्विस का रेसिपिएंट एंड यूजर है या अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो उस केस में जीटीए की सर्विस एग्जम्प्ट है अंडर एंट्री नंबर 21A। या फिर वो रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड तो है, लेकिन उसने प्योर डिडक्टर के तौर पर रजिस्ट्रेशन, टीडीएस डिडक्टर के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराया अंडर सेक्शन 21, तो न तो एनसीएम लगेगा और न ही आरसीएम लगेगा, क्योंकि उस केस में तो जीटी की सर्विस एग्जम्प्ट है अंडर एंट्री नंबर 21B। समझ आ रही है बात? दो एंट्रीज हमने एग्जम्पशन की भी डिस्कस कर ली, एंट्री नंबर 21A, एंट्री नंबर 21B। उन केसेस में न तो आरसीएम लगेगा और न ही एनसीएम लगेगा, रिवर्स चार्ज भी नहीं लगेगा, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म भी नहीं लगेगा। अच्छा, ये प्योर टीडीएस डिडक्टर क्या होता है? समझ नहीं आई बात आपको? क्या होता है प्योर टीडीएस डिडक्टर? देखिए, जीएसटी में मान लीजिए कोई पर्सन टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है तो वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन एज ए सप्लायर कराएगा। समझे बात? लेकिन जीएसटी कानून में एक सेक्शन है, सेक्शन 51, कुछ केसेस में कुछ लोगों को टीडीएस
की कंप्लायंस करनी होती है। जीएसटी कानून में सेक्शन 51 बना हुआ है, तो सेक्शन 51 की भी बात करते हैं। तो देखिए सेक्शन 51 है क्या। सेक्शन 51 हम टीडीएस, प्योर टीडीएस डिडक्टर क्या होता है वो बात समझने जा रहे हैं। तो देखो एक गवर्नमेंट ऑफिस है, ठीक है, वो कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफिस कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट कर रहा है। किसको कर रहा है? किसी कॉन्ट्रैक्टर को। देखिए जैसे जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ठीक है, जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, कोई गवर्नमेंट ऑफिस, लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल एजेंसी, इसको इस तरीके से लिख दो यहां पर। ये गवर्नमेंट ऑफिस तीन बातों को रिप्रेजेंट करेगा, या तो आपका गवर्नमेंट ऑफिस या लोकल अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंटल एजेंसी। समझ रहे हो बात को? उसको शॉर्ट में हम गवर्नमेंट ऑफिस ही बोल देते हैं, समझे? तो जेडीए, जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, सड़क बनाने का ठेका देती है ठेकेदार को, ठीक है। तो बताइए पेमेंट करेगी ठेकेदार को? यस। तो अगर ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट दिया, लोकल अथॉरिटी है, गवर्नमेंट ऑफिस है, पेमेंट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट किसको? कॉन्ट्रैक्टर को। अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड्स 2.50 lakhs, तो 2.5 लाख से ज्यादा पेमेंट हुआ अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट। एक ठेके का पेमेंट अगर 2.5 लाख से ज्यादा किया गवर्नमेंट ऑफिस, लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल एजेंसी ने, तो फिर ये गवर्नमेंट ऑफिस टीडीएस काटने के लिए लायबल माना जाएगा अंडर सेक्शन 51। और टीडीएस कितना काटेगा? 2% की रेट से काटेगा, 2%, जिसमें 1% सीजीएसटी और 1% एसजीएसटी होगा, ठीक है। तो टीडीएस काटेगा ये गवर्नमेंट ऑफिस। अच्छा, जो कॉन्ट्रैक्टर है जिसका टीडीएस कटा, उसको टीडीएस की क्रेडिट मिलेगी, उसको टीडीएस की क्रेडिट मिलेगी। और वो टीडीएस की क्रेडिट उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्रेडिट हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या होता है बता सकते हैं? देखो जीएसटी में जो भी पर्सन रजिस्टर्ड होता है उसके लिए जीएसटी की पोर्टल 2 लेजर मेंटेन रखती है। 2 लेजर, एक तो होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ठीक है। तो जीएसटी पोर्टल किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन के लिए 2 लेजर मेंटेन रखती है। एक है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और एक है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। कोई भी पर्सन होता है वो अपना टैक्स जब पे करता है तो पहले क्रेडिट यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन को 10 लाख का टैक्स पे करना है, तो मान लो उसके पास 8 लाख की क्रेडिट पड़ी है। क्रेडिट कहां पड़ी रहेगी? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, ठीक है। तो बाकी का 2 लाख उसे कैश पे करना होगा, ठीक है। तो जैसे ही वो पैसा डिपॉजिट कराएगा बैंक के थ्रू, तो वो 2 लाख कैश डिपॉजिट करा रहा है वो, तो वो 2 लाख उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में चला जाएगा, ठीक है। तो क्रेडिट लेजर में पड़ा 8 लाख, कैश लेजर में डिपॉजिट कराया 2 लाख, उसकी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी है 10 लाख। तो ये 10 लाख वो कैसे चुकाता है? 10 लाख वो कैसे चुकाता है? 8 लाख वो चुकाए अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से और 2 लाख वो चुकाए अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से, ठीक है। तो ये होता है जीएसटी में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और क्रेडिट लेजर का सिस्टम। अच्छा, यहां पर उसकी क्या रिलेवेंस आई कि ये जो टीडीएस की क्रेडिट है ना, वो उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट होगी। क्लियर?
तो बात समझ आई। ये होता है आपका सेक्शन 51। ये जो लोग है ना, गवर्नमेंट ऑफिस, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एजेंसी, ठीक है, इनकी आउटवर्ड सप्लाई एग्जाम्प्ट होती है काफी केसेस में। तो ये सप्लायर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई तो है नहीं, कोई टैक्सेबल सप्लाई तो कर नहीं रहे, तो इनको सप्लायर वाला रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता, इनको सप्लायर वाला रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता, फिर इनको टीडीएस डिडक्टर के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है अंडर जीएसटी लॉ। ठीक है, तो ये बात थी आपकी सेक्शन 51 प्योर टीडीएस डिडक्टर की बातें। तो हमने देखा अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड तो है, बट वो एज ए सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है, वो प्योर टीडीएस डिडक्टर के तौर पर रजिस्टर्ड है, तो ये इस केस में जीटीए सर्विस एग्जाम्प्ट हो जाएगी अंडर एंट्री नंबर 21B। और उस केस में न तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और न ही नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। बात समझ आई? क्लियर? तो देखो ये सिस्टम हमने समझा। तो जीटीए पर आरसीएम का टैक्स रेट, आरसीएम की टैक्स रेट क्या 5% और नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म की टैक्स रेट 12%। समझ आई बात? चलिए अब एक और एक्सेप्शन है जो रह गया। हमने अभी बात की थी कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है अगर रेसिपिएंट ऑफ जीटीए सर्विस, तो आरसीएम लगता है। ठीक है, आरसीएम लगता है, लेकिन उसका भी एक एक्सेप्शन, सीटीपी रजिस्टर्ड होता है ना सीटीपी के तौर पर, यस, तो वो आरसीएम लगेगा, लेकिन एक केस में नहीं लगेगा, एक्सेप्शन, अगर वो अनरजिस्टर्ड सीटीपी है। और वो अनरजिस्टर्ड क्यों है? क्योंकि वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स में डील कर रहा, तो इस केस में भी जीटीए सर्विस एग्जेम्प्ट होती है अंडर एंट्री नंबर 21A। ठीक है, तो कोई अनरजिस्टर्ड है सीटीपी, वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स में डील कर रहा है, तो वो रेसिपिएंट है जीटीए सर्विस का, तो उस केस में जीटीए सर्विस एग्जेम्प्ट होती है अंडर एंट्री नंबर 21A। बात समझ आई? चलिए, ये हमने जीटीए सर्विस की बातें समझी। अब आते हम पेज नंबर 41 पर। सर्विसेज सप्लाइड बाय एन इंडिविजुअल एडवोकेट। इंडिविजुअल एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट हो, वो सर्विस दे रहा है, या कोई एडवोकेट्स की फर्म हो जो क्या दे रहे हैं, लीगल सर्विस, लीगल सर्विस दे रहे हैं। लीगल सर्विस पर कुछ केसेस में आरसीएम लगेगा। ठीक है, और लीगल सर्विस का रेसिपिएंट अगर हो बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो लीगल सर्विस एडवोकेट सप्लायर है, रेसिपिएंट कौन? अगर बिजनेस एंटिटी है तो आरसीएम लगेगा। ठीक है, अब इस केस में एक एग्जम्पशन भी है वैसे, जो कि हम एग्जम्पशन चैप्टर में पढ़ेंगे एंट्री नंबर 45। वो क्या है? वैसे तो वो हम उस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहां पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं उसके बारे में। देखिए कह रहे अगर रेसिपिएंट बिजनेस एंटिटी है, लीगल सर्विस की रेसिपिएंट बिजनेस एंटिटी है, तो कुछ केसेस में एग्जम्पशन मिलेगा अंडर एंट्री नंबर 45। कब मिलेगा? अगर उस बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड नहीं करता। मतलब उस बिजनेस एंटिटी का इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, उसको एक्सीड नहीं करता, तो वो उसको हम कह सकते हैं स्मॉल बिजनेस एंटिटी, जिसका टर्नओवर लिमिट से ज्यादा नहीं हो और जिसकी वजह से वो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लायबल नहीं है। तो अगर किसी ऐसी बिजनेस एंटिटी को लीगल सर्विस दी गई,
जो स्मॉल होती है तो एग्जेम्प्ट है। अच्छा, मतलब अगर उसका उस बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर लिमिट से ज्यादा हो तो टैक्सेबल होगा और आरसीएम लगेगा। तो अब शॉर्ट में बात करते हैं, अगर कोई एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट लीगल सर्विस दे रहा है, ठीक है, किसको? बिग बिजनेस एंटिटी को, जिसका टर्नओवर ज्यादा है, 10 लाख 20 लाख 40 लाख से ज्यादा है, रजिस्ट्रेशन कराने की लायबिलिटी है उस बिजनेस एंटिटी की। तो रेसिपिएंट अगर बिग बिजनेस एंटिटी है तो आरसीएम लगेगा, और अगर स्मॉल बिजनेस एंटिटी है तो फिर ये लीगल सर्विस एग्जेम्प्ट हो जाती है। तो कुल मिलाकर खेल क्या है कि ये बिजनेस एंटिटी का स्टेटस देखो, रेसिपिएंट बिजनेस एंटिटी का स्टेटस देखो, वो अगर स्मॉल है, ठीक है, या वो बिग है। स्मॉल और बिग कैसे डिसाइड होगा? उस बिजनेस एंटिटी का इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर देखेंगे, लिमिट से ज्यादा है क्या वो बिजनेस एंटिटी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लायबल है क्या? हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि अगर आपका टर्नओवर कुछ केसेस में 10 लाख, कुछ केसेस में 20 लाख या 40 लाख को एक्सीड करता है तो रजिस्ट्रेशन कराने की लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो स्मॉल कौन? जिसका टर्नओवर लिमिट से ज्यादा नहीं है वो स्मॉल, जिसका टर्नओवर लिमिट से ज्यादा है वो बिग। तो अगर स्मॉल है तो उस केस में लीगल सर्विस क्या हो जाती है? एग्जेम्प्ट हो जाती है, उस केस में एग्जेम्प्ट हो जाती है। और अगर बिजनेस एंटिटी बिग होती है ना तो ये लीगल सर्विस टैक्सेबल होगी, और टैक्सेबल होगी तो ही आरसीएम लगेगा, ठीक है, तो ही आरसीएम लगेगा, और वो बिग बिजनेस एंटिटी रेसिपिएंट टैक्स देने के लिए लायबल हो जाएगी। क्लियर? चलिए, अब लीगल सर्विस का मीनिंग क्या है? लीगल सर्विस का मतलब है एडवाइस देना, कंसल्टेंसी देना, असिस्टेंस देना इन एनी ब्रांच ऑफ लॉ, कानून के किसी भी मुद्दे पर एडवाइस देना, कंसल्टेंसी देना, असिस्टेंस देना इन एनी मैनर, वो लीगल एडवाइस, लीगल सर्विस कहलाएगा, ठीक है। तो मतलब एडवाइस दी, सलाह दी, कानूनी सलाह, वो लीगल सर्विस है। इसके अलावा इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेशनल सर्विस बिफोर एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी। कोर्ट के सामने वकील ने अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट किया, रिप्रेजेंटेशनल सर्विस दी, तो वो भी लीगल सर्विस कहलाएगी। मतलब सिर्फ लीगल एडवाइस दी, वो भी लीगल सर्विस है। अपने क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट किया तो वो भी लीगल सर्विस है। चलिए, फिर सर्विसेज सप्लाइड बाय एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू ए बिजनेस एंटिटी। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने सर्विस दी किसको? बिजनेस एंटिटी को। तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने अपनी सर्विस दी बिजनेस एंटिटी को, ठीक है। तो इस पर आरसीएम लगेगा। अगेन आरसीएम तभी लगेगा जब ये एंटिटी बिग बिजनेस एंटिटी हो। बिग बिजनेस एंटिटी मतलब जब इसका टर्नओवर लिमिट से ज्यादा हो। किसका? बिजनेस एंटिटी का, रेसिपिएंट बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर ज्यादा हो, वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है, तो ही आरसीएम लगेगा, ठीक है। तो यहां पर कनेक्टिविटी एग्जम्पशन चैप्टर से भी है, एंट्री नंबर 45। तो देखिए, एंट्री नंबर 45 के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एग्जम्पशन चैप्टर में चलते हैं और वहां हम एंट्री नंबर 45 के बारे में समझते हैं। लीगल सर्विस
आपको दे रखी है, लीगल सर्विस दे रखी है आपको, कहां पर, लीगल सर्विस एग्जम्पशन चैप्टर में आइए, लीगल सर्विस की एक टेबल दे रखी है, उसमें ये सब बातें दे रखी हैं। ये देखो, ये लीगल सर्विस की बातें आपको दे रखी हैं। लीगल सर्विस अगर दी गई बिजनेस एंटिटी को, रेसिपिएंट कौन, रेसिपिएंट है, लीगल सर्विस की रेसिपिएंट है बिजनेस एंटिटी। अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड कर रहा है थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन को, कब, इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो टैक्सेबल होगी, समझे। और अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट से ज्यादा नहीं है, लिमिट से ज्यादा नहीं है, तो वो तो एग्जेम्प्ट ही हो जाती है, ठीक है। तो अगर लिमिट से ज्यादा है, तो अगर वो एंटिटी, बिजनेस एंटिटी, अगर वो बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर देखना है, अगर टर्नओवर ज्यादा है मतलब वो बिग है, ठीक है। और अगर टर्नओवर ज्यादा नहीं है तो वो क्या है, स्मॉल। स्मॉल है तो क्या होगा, एग्जेम्प्ट। और अगर बिग है तो क्या होगा, टैक्सेबल, ठीक है। और जब भी टैक्सेबल होगा ना तो ही आरसीएम लगेगा, और टैक्स कौन देगा, रेसिपिएंट, बिजनेस एंटिटी, समझे बात। तो कनेक्टिविटी एग्जम्पशन चैप्टर से भी है, एग्जम्पशन की एंट्री नंबर 45 से, और ये आपको कहां दे रखा होता है, एग्जम्पशन चैप्टर में, एग्जम्पशन चैप्टर में दे रखी थी ये बात। अब आ जाइए दोबारा आरसीएम में, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बातें हो रही थी। यहां पर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की भी बात दे रखी है, और बिजनेस एंटिटी, उसमें भी सेम सिस्टम है, एंट्री नंबर 45, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। अगर बिग बिजनेस एंटिटी है तो टैक्सेबल, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विस टैक्सेबल, अगर रेसिपिएंट बिग बिजनेस एंटिटी है, ठीक है। और अगर स्मॉल है तो एग्जेम्प्ट। अच्छा, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या होता है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एक नॉर्मल ट्रिब्यूनल से अलग होता है। देखिए, जब हमने अपना सेकंड चैप्टर पढ़ा था ना, वहां पर एक बात आई थी शेड्यूल 3 पे, कि अगर कोर्ट सर्विस दे या कोई ट्रिब्यूनल सर्विस दे, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों, कोर्ट की सर्विस और एक नॉर्मल ट्रिब्यूनल की सर्विस शेड्यूल 3 में दे रखी थी, और शेड्यूल 3 में इसे क्या माना जाएगा, ये सर्विस, इस न तो इसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना सर्विस माना जाएगा, ठीक है। तो वो भूल गए हो आप, आपको याद दिलाना पड़ेगा। तो देखो, चलते हैं हम अपने सेकंड चैप्टर में। ये रहा आपका सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर में आपको शेड्यूल 3 दे रखी है। देखो, पेज नंबर 31 निकालो, पेज नंबर 31 देखो, आपको शेड्यूल 3 दे रखी है, और उसके नेक्स्ट पेज मतलब पेज नंबर 32 पर, पेज नंबर 32 पर हमने ये बात डिस्कस की थी, सर्विसेज बाय एनी कोर्ट, सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल, यहां दे रखा है ट्रिब्यूनल, एस्टेब्लिश बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स। तो ये सर्विस क्या होगी, टैक्सेबल नहीं होगी, ठीक है। यहां पर हमने देखा है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एक प्राइवेट ट्रिब्यूनल होता है, ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्राइवेट पार्टीज होता है फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, जिसमें एक या एक से ज्यादा आर्बिट्रेटर्स हो सकते हैं, और वो प्राइवेट पार्टीज ही अपॉइंट करती हैं, ठीक है। और इसलिए क्या होता है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल वो सप्लाई मानेंगे, टैक्सेबल हो सकती है, ठीक है। लेकिन एक कोर्ट या नॉर्मल ट्रिब्यूनल की सर्विस सप्लाई नहीं मानी जाएगी,
तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि एक नॉर्मल ट्रिब्यूनल की सर्विस सप्लाई नहीं है, लेकिन एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विस सप्लाई है। अच्छा, सप्लाई है तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने अपनी सर्विस दी, और रेसिपिएंट कौन? रेसिपिएंट अगर बिजनेस एंटिटी है, और वो भी कौन सी वाली? बिग, जिसका इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर रजिस्ट्रेशन कराने की लिमिट से एक्सीड हो रहा है, तो आरसीएम लगेगा। क्लियर? ये हमने पढ़ा पॉइंट नंबर 3, पेज नंबर 47 पर। अब आते हम पॉइंट नंबर 4 करते हैं। स्पॉन्सरशिप सर्विस पर आरसीएम है। स्पॉन्सरशिप सर्विस पर आरसीएम है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एनी बॉडी, कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। तो स्पॉन्सरशिप सर्विस पर आरसीएम अगर रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है या पार्टनरशिप फर्म है। सप्लायर ऑफ स्पॉन्सरशिप सर्विस कोई भी हो, एनी पर्सन, लेकिन रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है या पार्टनरशिप फर्म है, तो आरसीएम लगेगा स्पॉन्सरशिप सर्विस पर। क्लियर? तो आरसीएम तभी लगेगा जब एनी पर्सन स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहा है और रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है या पार्टनरशिप फर्म है, तो आरसीएम लगेगा, अदरवाइज नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। अच्छा, इस स्पॉन्सरशिप सर्विस पर हम क्वेश्चन करते हैं। चैप्टर के एंड में आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, आ जाइए क्वेश्चंस की बातें करते हैं। चैप्टर के एंड में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर हम स्पॉन्सरशिप सर्विस पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके पेज नंबर 67 पर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 भी करेंगे इस पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते पहले। मिस्टर ए स्पॉन्सर्ड ए डांस कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज्ड बाय ताल एकेडमी। तो मिस्टर ए डांस कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, नहीं, स्पॉन्सर कर रहे हैं। लैंग्वेज ढंग से समझना, मिस्टर ए तो स्पॉन्सर कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कौन कर रही है? ताल एकेडमी डांस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज कर रही है। ठीक है, और ताल एकेडमी कौन है? ए डांस स्कूल रन बाय एन इंडिविजुअल। ठीक है, और द डांस कंपटीशन वाज नेम्ड एज मिस्टर ए's डांस शो बाय ताल एकेडमी। आप बताइए इस केस में कौन जीएसटी पे करेगा? देखिए, स्पॉन्सर कौन कर रहा है? मिस्टर ए, और ऑर्गेनाइजर कौन है? ताल एकेडमी। ठीक है, तो सप्लायर कौन है? अब इस केस में एक दिक्कत आती है, स्टूडेंट्स को हमेशा स्पॉन्सरशिप सर्विस के केस में प्रॉब्लम आती है। स्टूडेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाते इस केस में स्पॉन्सरशिप सर्विस का रेसिपिएंट कौन है और सप्लायर कौन है। लैंग्वेज है मिस्टर ए स्पॉन्सर्ड, तो स्टूडेंट समझते हैं मिस्टर ए कौन है? सप्लायर। बताइए, क्या मिस्टर ए सप्लायर ऑफ स्पॉन्सरशिप सर्विस है? वो स्पॉन्सर कर रहा है, मिस्टर ए स्पॉन्सर कर रहा है, तो क्या मिस्टर ए सप्लायर ऑफ स्पॉन्सरशिप सर्विस है क्या? बताइए, मेरा सवाल है, क्या मिस्टर ए सप्लायर ऑफ स्पॉन्सरशिप सर्विस है या ताल एकेडमी है? सप्लायर कौन है, रेसिपिएंट कौन है, ये आइडेंटिफाई करना आपको। बताइए, तो आपको काफी सारे कंफ्यूजन हो सकते हैं। आप कहेंगे सर मिस्टर ए है सप्लायर ऑफ स्पॉन्सरशिप सर्विस, वो स्पॉन्सर कर रहा है, बट गलत। गलत कैसे? सिंपल सा कंसेप्ट है, जो पर्सन कंसीडरेशन पे करता है, ध्यान से सुनना, अरे ध्यान से सुनो,
जो भी पर्सन कंसीडरेशन पे करता है वो रेसिपिएंट होता है। बोलो, होता है कि नहीं? रेसिपिएंट कंसीडरेशन पे करता है ना? यस। सप्लायर कंसीडरेशन रिसीव करता है। ठीक है, तो देखो अब हमें इस केस में सप्लायर और रेसिपिएंट को आइडेंटिफाई करना है। तो ताल एकेडमी को कंसीडरेशन रिसीव हो रहा है, तो ताल एकेडमी है सप्लायर। समझे बात? और मिस्टर ए कंसीडरेशन पे कर रहा है। जो पर्सन कंसीडरेशन पे करता है वो होता है रेसिपिएंट। ठीक है, तो दोबारा सुनिए, ताल एकेडमी को कंसीडरेशन रिसीव हो रहा है, सप्लायर है वो। मिस्टर ए को कंसीडरेशन पे कर रहा है, मिस्टर ए कंसीडरेशन पे कर रहा है, पे करने वाला रेसिपिएंट होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? यही इंपॉर्टेंट होगी आगे, इस बात की ही इंपॉर्टेंस है। स्पॉन्सरशिप सर्विस पर हमेशा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। सिंपल एक बात सोचनी है आपको, क्या? कि कंसीडरेशन किसको मिल रहा है? कंसीडरेशन सप्लायर को मिलता है। कंसीडरेशन जो पे करता है वो रेसिपिएंट होता है। तो इस केस में पे कौन करेगा? मिस्टर ए। तो रेसिपिएंट हुआ ना मिस्टर ए। क्लियर? तो बताइए, अब फाइनली बताइए, इस केस में आरसीएम लगेगा या नहीं लगेगा, ये बताइए। देखिए, हमने पढ़ा स्पॉन्सरशिप सर्विस पर आरसीएम तभी लगता है जब स्पॉन्सरशिप सर्विस का रेसिपिएंट कौन हो? बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म। यहां पर रेसिपिएंट कौन है? मिस्टर ए रेसिपिएंट है स्पॉन्सरशिप सर्विस का। तो रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, पार्टनरशिप फर्म नहीं है, आरसीएम नहीं लगेगा। तो नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। क्लियर? तो आइए देखिए, स्पॉन्सरशिप सर्विस पर आंसर क्या? स्पॉन्सरशिप सर्विस पर आरसीएम तभी लगता है जब रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म हो, तो ही आरसीएम लगता है 93 वाला। समझे? लेकिन हाउ एवर इन द गिवन केस स्पॉन्सरशिप सर्विस किसको प्रोवाइड की गई? इंडिविजुअल को, मिस्टर ए को। ठीक है, तो इस केस में सप्लायर ही लायबल होगा। ठीक है, तो नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। तो और सप्लायर इस केस में कौन है? ताल एकेडमी। तो इस केस में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सप्लायर ऑफ सर्विस ताल एकेडमी जीएसटी पे करने के लिए लायबल है, मतलब इस केस में तो आरसीएम नहीं लगेगा, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। क्लियर? अब यहां पर हमें, अब देखिए एक क्वेश्चन में बात, लास्ट लाइन और दे रखी है आपको, विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ ताल एकेडमी इज रन बाय पार्टनरशिप फर्म? बताइए, क्या आपका आंसर चेंज होगा? ताल एकेडमी अगर पार्टनरशिप फर्म हो तो? अरे हमको सप्लायर ताल एकेडमी का स्टेटस नहीं देखना है, हमको रेसिपिएंट का स्टेटस देखना होता है। अगर रेसिपिएंट पार्टनरशिप फर्म हो, बॉडी कॉर्पोरेट हो, तो आरसीएम लगता है। लैंग्वेज क्या थी? अगर रेसिपिएंट पार्टनरशिप फर्म हो या बॉडी कॉर्पोरेट हो तो आरसीएम लगता है। हमें रेसिपिएंट का स्टेटस देखना होता है, सप्लायर का नहीं देखना है। यहां बोल रहे ताल एकेडमी, अरे ताल एकेडमी तो सप्लायर है, वो पार्टनरशिप फर्म है नहीं है हमें कोई मतलब नहीं। हमारे लिए सप्लायर का स्टेटस मायने नहीं रखता, हम हमेशा रेसिपिएंट का स्टेटस देखेंगे। अगर रेसिपिएंट ऑफ स्पॉन्सरशिप सर्विस पार्टनरशिप फर्म हो या बॉडी कॉर्पोरेट हो तो ही आरसीएम लगेगा। तो देखिए, अगर आंसर चेंज होगा क्या अगर ताल एकेडमी पार्टनरशिप फर्म हो? नहीं, आंसर चेंज नहीं होगा। हमें रेसिपिएंट को देखना है और रेसिपिएंट इस केस में मिस्टर ए है, इंडिविजुअल। चूंकि रेसिपिएंट पार्टनरशिप फर्म नहीं है, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो इस केस में आरसीएम नहीं लगेगा, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म ही लगेगा। और जीएसटी कौन पे करेगा? इस केस में भी
सप्लायर ऑफ सर्विस मतलब टाल एकेडमी। तो क्वेश्चन में आपको सप्लायर को आइडेंटिफाई करना है। टाल एकेडमी है सप्लायर और रेसिपिएंट है मिस्टर ए। क्लियर। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4, GT Jewelers Limited paid 50 lakhs for sponsorship of Miss India beauty pageant in Mumbai to stylish company A partnership firm। ठीक है, देखो यहां पर अगेन स्पॉन्सरशिप सर्विस में मैंने आपको कहा हमेशा आपको आइडेंटिफाई करना है कि सप्लायर ऑफ सर्विस कौन और रेसिपिएंट ऑफ सर्विस कौन। और जज करने का एक ही क्राइटेरिया बताया मैंने आपको, जो कंसीडरेशन पे करता है वो रेसिपिएंट होता है, जो कंसीडरेशन रिसीव करता है वो सप्लायर होता है, और जो कंसीडरेशन पे करता है वो होता है रेसिपिएंट। तो बताओ इस क्वेश्चन में रेसिपिएंट कौन? इस क्वेश्चन में पेमेंट जीटी ज्वेलर्स कर रहा है तो ये हुआ रेसिपिएंट। और किसको पेमेंट किया जा रहा है? स्टाइलिश कंपनी को, तो वो हुई सप्लायर। समझे बात? अच्छा, रेसिपिएंट इस केस में आपका कौन है? बॉडी कॉर्पोरेट है क्या? यस, रेसिपिएंट आपका बॉडी कॉर्पोरेट है जीटी ज्वेलर्स लिमिटेड। ठीक है, तो इस केस में आपके आरसीएम लगेगा, रेसिपिएंट देगा टैक्स। ये टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस है, यस, और रेसिपिएंट कौन है? जीटी ज्वेलर्स, और वो टैक्स देगा सेक्शन 93 वाला आरसीएम लग जाएगा। क्लियर? तो ये थी स्पॉन्सरशिप सर्विस पर आरसीएम की बातें। आरसीएम तभी आएगा जब रेसिपिएंट ऑफ स्पॉन्सरशिप सर्विस बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म हो। सिंपल। चलिए अब आते हैं हम बात करते हैं और भी आरसीएम की सर्विसेज की जिन पर आरसीएम लगता है। देखिए, आरसीएम की हमने कुछ सर्विसेज पढ़ी, कुछ सर्विसेज और भी पढ़ने जा रहे हैं। आते हैं हम बात करते हैं और भी सर्विसेज की। तो आ जाइए एंट्री नंबर 5 पर। एंट्री नंबर 5 क्या है? सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी। तो सप्लायर ऑफ सर्विस कौन? गवर्नमेंट। और रेसिपिएंट कौन? बिजनेस एंटिटी। सप्लायर ऑफ सर्विस गवर्नमेंट, रेसिपिएंट बिजनेस एंटिटी, और वो बिजनेस एंटिटी टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड होनी चाहिए और उसका इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर रजिस्ट्रेशन लिमिट को एक्सीड करता है। मतलब 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख वगैरह को एक्सीड करता है। उस रेसिपिएंट बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर रजिस्ट्रेशन लिमिट से ज्यादा है, मतलब वो बिजनेस एंटिटी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लायबल है। तो मतलब वो बिग बिजनेस एंटिटी हुई, वो बिग बिजनेस एंटिटी है, तो आरसीएम लगेगा। तो सप्लायर ऑफ सर्विस गवर्नमेंट, रेसिपिएंट बिग बिजनेस एंटिटी, तो आरसीएम लगेगा। कोई भी सर्विस हो, एनी सर्विस, आरसीएम लगेगा। क्लियर? लेकिन फिर आपको दे रखा है एक्सक्लूडिंग, लैंग्वेज एक्सक्लूडिंग, मतलब आरसीएम के एक्सेप्शन। तो एक्सक्लूडिंग मतलब आरसीएम के एक्सेप्शन। तो अगर गवर्नमेंट सर्विस दे रही है, कौन सी? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसको? अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो एक्सक्लूडिंग में दे रखा है, मतलब एक्सेप्शन। तो आरसीएम का एक्सेप्शन इस केस में आरसीएम नहीं लगेगा। मतलब अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी दे रही है, किसको? बिग बिजनेस एंटिटी को। ठीक है, तो वैसे तो क्या होता है? आरसीएम लगता है, लेकिन एक्सेप्शन,
अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस दे रही है, रेसिपिएंट है अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो आरसीएम नहीं लगेगा, एक्सेप्शन। आरसीएम नहीं लगेगा, एक्सेप्शन। अरे तो क्या नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म लगेगा? अगर आरसीएम नहीं लगेगा इस केस में, तो क्या नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म लगेगा? यस, यस। आरसीएम का एक्सेप्शन है ना, आरसीएम का एक्सेप्शन है, तो नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म तो लगेगा। ठीक है। फिर सेकेंड एक्सेप्शन कि आरसीएम नहीं लगेगा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी सर्विस दे रही है और सर्विस कैसी है? सर्विस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट। एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट क्या होता है? पूरे इंडिया में 35 केजी 35 केजी तक का गुड्स विद इन इंडिया कहीं पर भी भेजे बाय पोस्ट ऑफिस, तो वो कहलाती है सर्विस एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट। और लाइफ इंश्योरेंस की सर्विस या कोई एजेंसी सर्विस तो गवर्नमेंट दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, किसको दे रही है? टू ए पर्सन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, टू ए पर्सन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। तो रेसिपिएंट अदर पर्सन है, तो आरसीएम नहीं लगेगा। या गवर्नमेंट सर्विस दे रही है इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट वेसल, मतलब जैसे कोई रिपेयरिंग सर्विस, एयरक्राफ्ट और वेसल के रेस्पेक्ट में कोई रिपेयरिंग सर्विस दे रही है गवर्नमेंट, कहां? इनसाइड और आउटसाइड द प्रिंसेस ऑफ ए पोर्ट और एयरपोर्ट, मतलब एयरपोर्ट, पोर्ट के अंदर चाहे बाहर, एयरक्राफ्ट और वेसल के रेस्पेक्ट में कोई सर्विस। सप्लायर ऑफ सर्विस कौन? सप्लायर ऑफ सर्विस कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और यूनियन टेरिटरी, तो आरसीएम नहीं लगेगा। या गवर्नमेंट सर्विस दे रही है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन या पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस गवर्नमेंट दे रही है, वहां पर भले बिजनेस एंटिटी को दे रही है, आरसीएम नहीं लगेगा। भले ही बिजनेस एंटिटी को दे रही है, आरसीएम नहीं लगेगा, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, तो ये दो एक्सेप्शन दे रखे हैं। तो इन केसेस में क्या होगा? इन दो केसेस में, वैसे हैं 4 केस, कैसे? फर्स्ट तो है ही है, फिर सेकंड के अंदर 3 केस तो ही है, और तो टोटल 4 हो गए ना। तो इन 4 केसेस में आरसीएम नहीं लगेगा, भले ही सप्लायर ऑफ सर्विस गवर्नमेंट हो और रेसिपिएंट बिग बिजनेस एंटिटी हो, तब भी आरसीएम नहीं लगेगा। क्यों? फिर उस केस में नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म ही लगेगा। इस केस में, इन दो केसेस में नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म ही लगेगा, आरसीएम नहीं लगेगा, भले ही रेसिपिएंट बिग बिजनेस एंटिटी ही क्यों ना हो। ध्यान से सुनो, भले ही रेसिपिएंट बिग बिजनेस एंटिटी ही क्यों ना हो, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म ही लगेगा, आरसीएम नहीं लगेगा। तो ये पॉइंट नंबर 5 क्या था? सप्लायर कौन? सप्लायर कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, कोई भी सर्विस दे बिग बिजनेस एंटिटी को, तो नॉर्मली आरसीएम लगता है। लेकिन 2 केसेस में आरसीएम नहीं लगेगा। अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस दी गवर्नमेंट ने और रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, तो आरसीएम नहीं लगेगा, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। और अगर ये 3 सर्विस है, पोस्ट ऑफिस की सर्विस वगैरह, एयरक्राफ्ट और वेसल की रिपेयरिंग सर्विस, या गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और यूनियन टेरिटरी दे रही है, ठीक है, बिग बिजनेस एंटिटी को ही दे रही है भले ही, तब भी आरसीएम नहीं लगेगा, और उस केस में नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। ये हमने आरसीएम के 2 एक्सेप्शन पढ़े, समझे बात? तो बात क्या थी? गवर्नमेंट सर्विस दे रही है बिग बिजनेस एंटिटी की, तो आरसीएम लगेगा। लेकिन इन 2 केसेस में आरसीएम नहीं लगेगा, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। क्लियर?
ये हुई आपकी एंट्री नंबर 5। अब आते हम एंट्री नंबर 5 के बाद एंट्री नंबर 5A में। आपको एंट्री नंबर 5 और 5A को कंपेयर करना पड़ेगा। कैसे? देखो 5A पढ़ते हैं फिर कंपेयर करते हैं। अगेन बोल रहे हैं सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी टू रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, तो सप्लायर ऑफ सर्विस कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी। और रेसिपिएंट कौन? जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन। लेकिन सर्विस कौन सी? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस। तो आरसीएम लगेगा। मतलब आरसीएम कब लगेगा? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस का सप्लायर गवर्नमेंट है और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो आरसीएम लगेगा। देखो सर्विस वही है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात एंट्री नंबर 5A में भी हो रही है और एंट्री नंबर 5 में भी हुई थी। देखो हुई थी। और रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड। तो देखो रेसिपिएंट अगर अनरजिस्टर्ड है ना और रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो इस केस में क्या लग रहा है? एनसीएम लग रहा है। ठीक है, रेसिपिएंट कौन है? अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म लग रहा है। लेकिन एंट्री नंबर 5 है, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो क्या लग रहा है? आरसीएम। इसका मतलब रेसिपिएंट रजिस्टर्ड तो आरसीएम, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड तो एनसीएम। समझे बात? चलिए अब लेकिन एक डिफरेंस और भी है। 5A में एक्सक्लूसिवली रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस के लिए बोला, लेकिन 5 के अंदर एनी सर्विस। 5 के अंदर एनी सर्विस, 5A के अंदर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस। बात समझे? चलो अब बात करते हैं एंट्री नंबर 5A हो गया, लेकिन रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी किसको बोलेंगे? मीन्स अलाउइंग, परमिटिंग और ग्रांटिंग एसेस, एंट्री, ऑक्यूपेशन, यूज और एनी सच फैसिलिटी होली और पार्टली इन एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी की एसेस दी जाए, उसमें किसी को एंट्री दी जाए, उसका कोई ऑक्यूपेशन दिया जाए, किसी को उसको यूज करने की या उसके रिगार्डिंग कोई फैसिलिटी दी जाए, विथ और विदाउट ट्रांसफर और पोजीशन और कंट्रोल। चाहे कंट्रोल पोजीशन दिया जा रहा है चाहे नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो वो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगा एंड इंक्लूड्स लेटिंग, लीजिंग, लाइसेंसिंग और अदर सिमिलर अरेंजमेंट। तो लेटिंग वगैरह करना भी, लीज पर देना वगैरह भी रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगा। अब एंट्री नंबर 5A के बाद आते हम एंट्री नंबर 6 में। एंट्री नंबर 6 ये आपको दे रखी है पेज नंबर 48 पर। तो देखो आ जाइए पेज नंबर 48 पर। सर्विसेज सप्लाइड बाय डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट टू सच कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब डायरेक्टर की सर्विस पर आरसीएम, और डायरेक्टर की सर्विस का रेसिपिएंट कौन है? कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट। और वो रेसिपिएंट लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी होना चाहिए, तो आरसीएम लगेगा। अच्छा, तो रेसिपिएंट कौन है यहां पर? कंपनी। टैक्स कंपनी भरेगी, आरसीएम के तहत डायरेक्टली गवर्नमेंट को, तो डायरेक्टर की सर्विस का रेसिपिएंट है कंपनी, तो रेसिपिएंट टैक्स भरेगी, रेसिपिएंट टैक्स भरेगा, कंपनी टैक्स भरेगी आरसीएम के तहत। सिंपल। लेकिन अब यहां पर कुछ इश्यूज और भी अराइज होते हैं। डायरेक्टर अगर कंपनी का एम्प्लॉय हुआ तो बताइए, डायरेक्टर अगर कंपनी का एम्प्लॉय हुआ तो फिर तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हुआ ना,
और फिर डायरेक्टर की सर्विस क्या हुआ, इन द कोर्स ऑफ और रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट हो गई। और हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि अगर एक एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर को सर्विस देता है इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा। पढ़ा था कि नहीं? एम्प्लॉय की सर्विस सप्लाई नहीं मानी जाएगी। शेड्यूल 3 याद है कि नहीं? शेड्यूल 3 याद करो, पढ़ा था ना हमने। चलिए, तो आरसीएम कब लगेगा? जब सप्लाई नहीं माना जाएगा तो फिर काय का आरसीएम? तो ओवरऑल पोजीशन हम डिस्कस करते हैं। देखो, ओवरऑल पोजीशन हम डिस्कस करते हैं। डायरेक्टर की सर्विस पर काफी दिक्कतें हैं। अब हम ओवरऑल पिक्चर डिस्कस करते हैं। डायरेक्टर की सर्विस है, डायरेक्टर किसका? ऑफ ए कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। दो बातें, अगर डायरेक्टर एम्प्लॉय की कैपेसिटी में एंगेज्ड है तो डायरेक्टर की सर्विस नॉट टैक्सेबल, क्योंकि इसे सप्लाई ही नहीं माना जाएगा शेड्यूल 3 की वजह से। ठीक है, तो जब टैक्सेबल ही नहीं है तो काय का आरसीएम? बताओ। अब लेकिन डायरेक्टर अगर इंगेज्ड है प्रोफेशनल कैपेसिटी में, डायरेक्टर इंगेज्ड इन हिज प्रोफेशनल कैपेसिटी, तो टैक्सेबल और तभी लगेगा आरसीएम। ठीक है, और एक बात हमने और पढ़ी थी कि अगर डायरेक्टर है ऑफ गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन या गवर्नमेंट बॉडी का डायरेक्टर है, चेयरपर्सन है, तो भी टैक्सेबल नहीं होती डायरेक्टर की सर्विस। क्यों? ड्यू टू शेड्यूल 3। याद है शेड्यूल 3 कि भूल गए हो? तो रिवाइज करो, चलो रिवाइज करो। चलिए चैप्टर 2 में दोबारा चैप्टर 2 में चलते हैं। सेकंड चैप्टर में चलते हैं, वहां पर हम देखते हैं शेड्यूल 3 देखते हैं। सेकंड चैप्टर में शेड्यूल 3 देखते हैं। आ जाइए, शेड्यूल 3 आपका यस दे रखिए आपको। देखो, शेड्यूल 3 आपको दे रखी है पेज नंबर 31 पर। तो पेज नंबर 31 निकालो। पेज नंबर 31 पर शेड्यूल 3 दे रखी है आपको। शेड्यूल 3 की दो बातें समझनी है आपको। सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विस दे तो क्या होगा? शेड्यूल 3 क्या बोलती है? एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शंस विच शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर ए सप्लाई ऑफ सर्विस, उसे सप्लाई ही नहीं मानेंगे, मतलब जीएसटी की नेगेटिव लिस्ट। ठीक है, एक इशू तो ये है। और एक बात और दे रखी थी, पॉइंट नंबर 3 में आइए। 3 का भी सी, द ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन एज ए chairperson, member or director in a body established by central government, state government, local authority or who is not deemed to be an employee before commencement of this clause। पढ़ा था हमने, इसको हमने कहा था शॉर्ट में डायरेक्टर इन गवर्नमेंट बॉडी और गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन। इसे भी, इस डायरेक्टर की सर्विस पे भी, इस डायरेक्टर की सर्विस को भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। ठीक है, पढ़ा था हमने। चलिए, तो एक ओवरऑल चार्ट बनाया हमने ये कि अगर वो गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन का डायरेक्टर है या गवर्नमेंट बॉडी का डायरेक्टर है तो भी टैक्सेबल नहीं होता है ड्यू टू शेड्यूल 3। अच्छा, अरे हम तो आरसीएम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, इधर उधर की भी बातें करने लग गए। आरसीएम डिस्कस करते हैं। तो देखो, आरसीएम कब? जब डायरेक्टर अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में एंगेज्ड हो तो आरसीएम लगेगा और टैक्स लगेगा। टैक्सेबल है केस, ठीक है, टैक्सेबल होगा और आरसीएम लगेगा। तो ये हमने आरसीएम का नोटिफिकेशन समझा। आरसीएम
का नोटिफिकेशन हमने ये समझा कि डायरेक्टर, इसका मतलब एंट्री नंबर 6 को कैसे इंटरप्रेट किया जाए, ये डायरेक्टर कैसा होना चाहिए, इंगेज्ड इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, तो ये आरसीएम लगेगा और टैक्सेबल होगा तो ही तो आरसीएम लगेगा। क्लियर। अब एंट्री नंबर आपके आते हैं हम एंट्री नंबर 7 में। एंट्री नंबर 7, सर्विसेज सप्लाइड बाय एन इंश्योरेंस एजेंट। सर्विसेज सप्लाइड बाय एन इंश्योरेंस एजेंट, किसको, इंश्योरेंस एजेंट किसको सर्विस देता है, जिन लोगों का इंश्योरेंस करता है उनको। नहीं, गलत फहमी आपकी। अरे इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस देता है। ए पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस, पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस मतलब इंश्योरेंस कंपनी, और वो लोकेटेड होनी चाहिए टैक्सेबल टेरिटरी में। रेसिपिएंट इंश्योरेंस कंपनी टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड होनी चाहिए। समझे बात। तो इंश्योरेंस एजेंट की सर्विस पर आरसीएम। तो देखो, इंश्योरेंस एजेंट जब अपने कमीशन का बिल इश्यू करेगा इंश्योरेंस कंपनी को, तो उसमें वो टैक्स जोड़कर चार्ज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस सर्विस पे तो आरसीएम लगता है और रेसिपिएंट इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली इसका जीएसटी गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएगी। अब इंश्योरेंस एजेंट को डिफाइन किया गवर्नमेंट ने कि इंश्योरेंस एजेंट जिसकी सर्विस पर हमने आरसीएम लगाया है वो इंश्योरेंस एजेंट कैसा, तो वो डिफाइन हुआ नोटिफिकेशन नंबर 13 2017 में। इंश्योरेंस एजेंट वो है जो कि इंश्योरेंस एक्ट 1938 में सेक्शन 210 में जो मीनिंग दे रखा है वो इंश्योरेंस एजेंट का मीनिंग माना जाए। तो इंश्योरेंस एजेंट का मीनिंग इंश्योरेंस एक्ट 1938 के सेक्शन 2 क्लॉज 10 से उठाना, वही इंश्योरेंस एजेंट माना जाएगा और उसी इंश्योरेंस एजेंट की सर्विस पर आरसीएम लगेगा। तो अब ये हमको जानना पड़ेगा कि इंश्योरेंस एजेंट का मीनिंग क्या है। इंश्योरेंस एजेंट मतलब वही इंश्योरेंस एजेंट जो लाइसेंस्ड है अंडर सेक्शन 42। ध्यान रखना, जो इंश्योरेंस एजेंट लाइसेंस्ड है अंडर सेक्शन 42, who receives or agrees to receive payment by way of commission, other remuneration in consideration of soliciting or procuring insurance business। ठीक है, जो इंश्योरेंस कंपनी के लिए बिजनेस प्रोक्योर करता है और बदले में इंश्योरेंस कंपनी से उसे कमीशन और अदर रेमुनरेशन मिलता है। ठीक है, बट वो इंश्योरेंस एजेंट क्या होना चाहिए, लाइसेंस्ड अंडर सेक्शन 42 होना चाहिए। ठीक है, या ये इंश्योरेंस एजेंट काम और क्या काम करता है, ये इंश्योरेंस एजेंट और क्या काम करता है, इंक्लूडिंग बिजनेस रिलेटिंग टू कंटिन्यूअस रिन्यूअल और रिवाइवल ऑफ पॉलिसीज ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस पॉलिसीज का कंटिन्यूअस करता है, रिन्यूअल करता है, रिवाइवल करता है, उससे रिलेटेड काम करता है। बट ये होना क्या चाहिए, लाइसेंस्ड अंडर सेक्शन 42। ठीक है, तो अगर ये इंश्योरेंस एजेंट लाइसेंस्ड है अंडर सेक्शन 42 तो ही इसकी सर्विस पर आरसीएम लगेगा और रेसिपिएंट इंश्योरेंस कंपनी इस इंश्योरेंस एजेंट की सर्विस का जीएसटी गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करने के लिए लायबल मानी जाएगी। देखो, कई बार क्या होता है, आप ऑनलाइन भी इंश्योरेंस करवाते हैं ईसीओ के थ्रू। ठीक है, जैसे बताओ पॉलिसी बाजार है ना, ईसीओ। तो इंश्योरेंस कंपनी नीचे एक कमेंट दे रखा आपको, इंश्योरेंस कंपनी सेज देयर पॉलिसी थ्रू ईसीओ। और अगर ईसीओ ये इंश्योरेंस एजेंट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब ये ईसीओ लाइसेंस है क्या, सेक्शन 42 में चेक किया जाए कि अगर ये ईसीओ सेक्शन 42 में लाइसेंस्ड है तो आरसीएम लग जाएगा। अरे कुल मिलाकर इंश्योरेंस एजेंट लाइसेंस्ड होना चाहिए अंडर सेक्शन 42,
तो ही इस इंश्योरेंस एजेंट की सर्विस पर आरसीएम लगेगा और रेसिपिएंट इंश्योरेंस कंपनी आरसीएम के तहत टैक्स भरने के लिए डायरेक्टली गवर्नमेंट को लायबल मानी जाएगी। बात समझे? चलो फिर क्वेश्चन नंबर आते हैं हम, एंट्री नंबर 8। एंट्री नंबर 8 की बात करते हैं। तो देखो एंट्री नंबर 8 क्या है? रिकवरी एजेंट की सर्विस पर आरसीएम। देखो बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एनबीएफसी क्या काम करते हैं? लोन्स और एडवांसेस देने का काम करते हैं ना। फिर जो लोन लेने वाले लोग हैं वो लोन रीपे नहीं करते, डिफॉल्टर हो जाते। तो बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी को क्या काम करना पड़ता है? रिकवरी एजेंट रखना पड़ता है। रिकवरी एजेंट जो कि रिकवरी का काम करते हैं, लोन डिफॉल्टर्स से वसूली करने का काम करते हैं। तो रिकवरी एजेंट की सर्विस पर भी आरसीएम है। यहां पर रिकवरी एजेंट की सर्विस कौन ले रहा है? रेसिपिएंट कौन है? सप्लायर है रिकवरी एजेंट, रेसिपिएंट है कौन? बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी। तो रेसिपिएंट टैक्स देगा, रिकवरी एजेंट की सर्विस का टैक्स कौन देगा? रेसिपिएंट, मतलब बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी। तब जब ये रिकवरी एजेंट बैंक को अपना कमीशन का बिल देगा उसमें जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि इस सर्विस पर नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म नहीं है, आरसीएम है। क्लियर? तो रिकवरी एजेंट के बारे में बात हुई। सप्लायर ऑफ सर्विस रिकवरी एजेंट, रेसिपिएंट बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनबीएफसी। तो टैक्स कौन देगा? रेसिपिएंट, बैंकिंग कंपनी वगैरह टैक्स देंगे। अच्छा, रिकवरी एजेंट की सर्विस के लिए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन आपको चैप्टर के एंड में दे रखे हैं। आइए चैप्टर के एंड में कुछ क्वेश्चंस हैं, उनकी बात करते। क्वेश्चन नंबर करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पेज नंबर 67 पर। तो पेज नंबर 67 निकाले, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मैसर्स साक्षी एसोसिएट्स रिकवरी एजेंट है, लोकेटेड चेन्नई में, इम्पैनल्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि और उसका लोकल हेड ऑफिस है चेन्नई में। ठीक है, मतलब रिकवरी एजेंट भी चेन्नई का और बैंक भी चेन्नई का। द फॉलोइंग सर्विस सप्लाइड बाय मैसर्स साक्षी एसोसिएट्स इन द मंथ ऑफ नवंबर 19 एज फॉलोज। क्या सर्विस दी गई? फी ऑफ 2,25,825 फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन रिलेशन टू रिकवरी ऑफ ड्यूज। इन्होंने काम किया कि डिफॉल्टिंग बोरोवर जो थे उनसे रिकवरी की। कहां पर? एट द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑक्यूपेशन, उनके बिजनेस प्लेस पर जाकर। और अगर वो बोरोवर वहां पर अनअवेलेबल थे तो उनके रेजिडेंस पे भी जाके। अरे रिकवरी एजेंट कहीं पे भी जा सकता है, वो डिफॉल्टर के बिजनेस प्लेस पे भी जा सकता है और रेजिडेंस पे भी जा सकता है। तो फीस कितनी मिली? उसकी फीस क्या चार्ज की उसने? तो साक्षी एसोसिएट्स ने अपनी फीस कितनी चार्ज की? फीस चार्ज की 2,25,825। ठीक है। अच्छा, इस रिकवरी एजेंट ने एक और भी काम किया है। सेकंड, सप्लाई ऑफ सर्विसेज विद रिगार्ड टू डिमांड फॉर रिकवरी और टेकिंग पोजीशन ऑफ द सिक्योरिटी फ्रॉम डिफॉल्टिंग बोरोवर्स। ठीक है, तो डिफॉल्टिंग बोरोवर्स से सिक्योरिटी की रिकवरी भी की और उसकी उन्होंने सेपरेट फीस चार्ज की बैंक से। कितनी? 55,175। तो साक्षी एसोसिएट्स रिकवरी एजेंट है, उसकी फीस है पहले केस में 2,25,825 और दूसरे केस में
55,175। ये दोनों साक्षी एसोसिएट्स रिकवरी एजेंट की फीस है। जब ये रिकवरी एजेंट बैंक को अपना बिल देगा, उसमें फीस चार्ज करेगा, जीएसटी नहीं जोड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस सर्विस पर आरसीएम है और रेसिपिएंट बैंक ही रिकवरी एजेंट की इस सर्विस पे जीएसटी डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करने के लिए लायबल माना जाएगा। ठीक है, चलिए, तो क्या ये सप्लाई ऑफ सर्विस है? यस, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस है। ठीक है, और हु इज लायबल टू पे टैक्स? रेसिपिएंट, मतलब बैंकिंग कंपनी। यहां पर आरसीएम लग रहा है सेक्शन 93 वाला, सेक्शन 93 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। अच्छा, दोनों फीस जोड़ दो, दोनों फीस जोड़ दो। उस पे टैक्स रेट आपको क्वेश्चन में बोल रखे हैं, एज्यूम एप्लीकेबल टैक्स रेट 18% है। तो अच्छा, दोनों फीसेस पे 18% लगा लो आप, तो जीएसटी की लायबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसमें से एक काम और करना, आधा इसमें से सीजीएसटी होगा और आधा एसजीएसटी होगा। क्यों? ये रिकवरी एजेंट की सप्लाई इंट्रा स्टेट है। कैसे? रिकवरी एजेंट भी चेन्नई का और बैंक भी चेन्नई का। समझे बात? तो आधा आधा कर लेना। तो आपका जीएसटी आ रहा है टोटल अभी 50,580। इसमें से आधा हो जाएगा सीजीएसटी और आधा हो जाएगा एसजीएसटी। क्लियर? चलिए, ये हमने रिकवरी एजेंट की सर्विस पर आरसीएम की बात की। आ जाइए दोबारा आरसीएम की सर्विसेज पर। रिकवरी एजेंट वाला हो गया पॉइंट। अब एंट्री नंबर 9 में आइए, एंट्री नंबर 9 में आइए। एंट्री नंबर 9 क्या बोलती है आपको? एंट्री नंबर 9, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय ए म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट और द लाइक। तो म्यूजिक कंपोजर किसको सर्विस देता है? म्यूजिक कंपनी को। तो रेसिपिएंट कौन? म्यूजिक कंपोजर की सर्विस की रेसिपिएंट कौन? म्यूजिक कंपनी। म्यूजिक कंपनी पर आरसीएम लग जाएगा। फोटोग्राफर, ठीक है, और आर्टिस्ट, फोटोग्राफर और आर्टिस्ट। तो रेसिपिएंट कौन? फोटोग्राफर और आर्टिस्ट की सर्विस का रेसिपिएंट कौन? प्रोड्यूसर। ठीक है, और ये रेसिपिएंट टैक्सेबल टेरिटरी में होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सी सर्विसेज हम पढ़ रहे हैं? म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर और आर्टिस्ट की सर्विसेज। ये क्या सर्विस देते हैं? बाय वे ऑफ ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ कॉपीराइट। ये अपना कॉपीराइट टेम्पररली ट्रांसफर करते हैं। टेम्पररली, या मतलब अपना कॉपीराइट यूज करने का राइट देते हैं। ठीक है, किससे रिलेटेड? इन रिलेटिंग टू ओरिजिनल ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क से रिलेटेड कॉपीराइट है, ये कॉपीराइट करवा लेते हैं। तो म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट ये कॉपीराइट करवा लेते हैं और फिर कॉपीराइट यूज करने का राइट टेम्पररली किसी को देते हैं। किसको? म्यूजिक कंपनी को, प्रोड्यूसर को, जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है। तो रेसिपिएंट कौन? रेसिपिएंट कौन हुआ इस केस में? बोलो। रेसिपिएंट हुआ ये म्यूजिक कंपनी और प्रोड्यूसर। तो म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर और आर्टिस्ट की सर्विस का टैक्स कौन जमा कराएगा? रेसिपिएंट, म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर, डायरेक्टली गवर्नमेंट को आरसीएम के तहत। क्लियर? अब बात करते हैं हम एंट्री नंबर 9A की। एंट्री नंबर 9A। एंट्री नंबर 9A क्या बोल रही है? सप्लाई ऑफ सर्विस बाय एन ऑथर। ऑथर सर्विस दे रहा है। वही कौन सी सर्विस? अपना कॉपीराइट यूज करने का राइट। तो एंट्री नंबर 9A क्या बोल रही है? सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय एन ऑथर बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ कॉपीराइट रिलेटिंग टू ओरिजिनल लिटरेरी वर्क्स टू ए पब्लिशर।
तो पब्लिशर को अपना कॉपीराइट यूज करने का राइट दे रहा है ऑथर। तो ऑथर की इस सर्विस पर रेसिपिएंट पब्लिशर टैक्स देगा डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट अंडर आरसीएम। बट एक खास बात, इस ऑथर वाले मामले पर आरसीएम ऑप्शनल है, इस केस में आरसीएम मैंडेटरी नहीं है। देखो बाकी सारे केसेस में तो आरसीएम मैंडेटरी है, बट इस केस में आरसीएम ऑप्शनल है। कैसे? ऑथर चाहे तो आरसीएम फॉलो नहीं करे, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म फॉलो कर ले। ऑथर चाहे तो क्या फॉलो कर ले? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म फॉलो कर ले, लेकिन कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी ऑथर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म मतलब नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म फॉलो कर पाएगा। ही हैज टेकन रजिस्ट्रेशन, उसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एंड सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहे हैं? एंड मतलब वो जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। एंड फाइल ए डिक्लेरेशन, वो डिक्लेरेशन दे कि डिक्लेरेशन उसको प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में देना होगा कि मैं ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म फॉलो करूंगा, मैं नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म फॉलो करूंगा। वो डिक्लेरेशन दे, ऑनलाइन सबमिट करना होगा, ठीक है। और उसमें ये बोले कि मैं जीएसटी कानून की कंप्लायंस करूंगा, ठीक है। और इसके अलावा जब से मैं ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहा हूं, तब से 1 साल तक मैं ये फॉरवर्ड चार्ज नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म का ऑप्शन छोड़ूंगा नहीं। मतलब कम से कम मैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का ऑप्शन जब से ऑप्ट कर रहा हूं, तब से 1 साल तक मैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के साथ चलूंगा, ठीक है। मतलब कम से कम मैं 1 साल तक फॉरवर्ड चार्ज नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म फॉलो करूंगा। इस बात का डिक्लेरेशन सबमिट करे ऑथर। तो ऑथर जीएसटी कानून में रजिस्टर्ड हो और वो डिक्लेरेशन सबमिट करे इन रेस्पेक्ट ऑफ नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म। इसके अलावा ही मेक्स ए डिक्लेरेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर ऑन द इनवॉइस, इनवॉइस के ऊपर भी डिक्लेरेशन दे कि मैंने नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म फॉलो किया है। ये इनवॉइस जो वो पब्लिशर को इश्यू करेगा, ऑथर जो इनवॉइस पब्लिशर को इश्यू करेगा, उस पर इनवॉइस पर भी वो प्रेस्क्राइब्ड मैनर में डिक्लेयर करे कि मैंने तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म फॉलो किया है। इसका मतलब ऑथर वाले मामले पर आरसीएम ऑप्शनल है, ऑथर चाहे तो नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म मतलब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म भी फॉलो कर सकता है, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस। और वो कंडीशंस हमने पढ़ ली, क्लियर। चलिए अब इस एंट्री नंबर 9A मतलब ऑथर वाले मामले पर हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन करते हैं, चैप्टर के एंड में आ जाइए। क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, चैप्टर के एंड में क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपको पेज नंबर 67 पर दे रखा है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ये क्वेश्चन आपकी मई 2020 की आरटीपी से लिया गया है। मई 2020 की आरटीपी से ले रखा है ये क्वेश्चन। मिस्टर विक्की फ्रैंकिन, ए अनरजिस्टर्ड फेमस ऑथर। तो ध्यान रहे ये ऑथर जीएसटी के कानून में रजिस्टर्ड नहीं है, नाम है विक्की फ्रैंकिन। रिसीव्ड 3 करोड़ फॉर कंसिडरेशन फ्रॉम शिव भवन पब्लिकेशन SBP, इंदौर का है वो पब्लिशर। फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय ऑफ टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ ए कॉपीराइट, तो वो पब्लिशर को अपने कॉपीराइट का टेम्पररी ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। बदले में क्या मिलेगा? रॉयल्टी मिलेगी, ऑथर को रॉयल्टी मिलती है पब्लिशर से।
रिलेटिंग टू ओरिजिनल लिटरेरी वर्क्स ऑफ हिज न्यू बुक। ठीक है, तो कॉपीराइट हो रखा है। ही फिनिश्ड हिज वर्क एंड मेड अवेलेबल द बुक टू द पब्लिशर। उसने बुक पर अपना काम खत्म कर लिया और बुक अवेलेबल करवा दी पब्लिशर को, लेकिन अभी तक इनवॉइस इशू नहीं किया है। ऑथर ने पब्लिशर को अपना रॉयल्टी का इनवॉइस इशू नहीं किया अभी तक। अब मिस्टर विक्की फ्रैंकिन इज ऑफ द व्यू दैट, ऑथर का क्या व्यू बन रहा है? एसबीपी पब्लिशर लायबल है रिवर्स चार्ज के तहत। बताइए, क्या ऑथर मिस्टर विक्की फ्रैंकिन सही बात कह रहे हैं क्या? क्या इस पे आरसीएम है क्या? यस, इस पर आरसीएम वैसे तो है, लेकिन एसबीपी मतलब जो पब्लिशर है डज नॉट कॉन्कर विद दिस व्यू। जो पब्लिशर है वो ये बात एक्सेप्ट नहीं कर रहा है एंड इज नॉट रेडी टू डिपॉजिट द टैक्स अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। जो पब्लिशर है वो कह रहा है नहीं, मेरे को जीएसटी के लफड़े में पड़ना ही नहीं है, मेरे को नहीं मतलब, मैं टैक्स जमा नहीं कराऊंगा। ठीक है, चलिए, तो अब इस केस में अब ऑथर क्या करे? देखिए, अब क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है वेदर द व्यू ऑफ मिस्टर विक्की फ्रैंकिन इज करेक्ट। क्या ऑथर का व्यू करेक्ट है क्या? यस, करेक्ट है, करेक्ट है। आरसीएम लगता है इस पर। सप्लाई ऑफ सर्विस बाय एन ऑथर बाय ऑफ ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ ए कॉपीराइट रिलेटिंग टू ओरिजिनल लिटरेरी वर्क टू पब्लिशर। पब्लिशर जो है टैक्सेबल टेरिटरी में होना चाहिए, आरसीएम लगता है। आरसीएम का नोटिफिकेशन नंबर 13/2017, ठीक है, और उसकी एंट्री नंबर है 9A। क्लियर? तो इस केस में पर्सन लायबल टू पे टैक्स वैसे तो पब्लिशर है, रेसिपिएंट। क्लियर? लेकिन पब्लिशर ने तो मना कर दिया। एसबीपी हैज कंप्लीटली रिफ्यूज टू डिपॉजिट द टैक्स। पब्लिशर ने तो मना कर दिया, ठीक है। लेकिन अब एक दूसरा इशू, ऑथर के पास फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का भी तो ऑप्शन होता है। इस केस में आरसीएम ऑप्शनल है। ऑथर चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म फॉलो कर सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं? क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है? फर्दर, इफ द व्यू ऑफ मिस्टर फ्रैंकिन इज करेक्ट, व्हाट द रिकोर्स अवेलेबल विद मिस्टर Vicky Franklin to comply with the requirement of GST law, as SBP has completely refused to deposit the tax. पब्लिशर ने टोटली मना कर दिया। तो अब ऑथर क्या करे? अरे सिंपल, ऑथर आरसीएम इस केस में ऑप्शनल है ना, तो ऑथर क्या कर सकता है? नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म फॉलो कर सकता है, लेकिन नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म फॉलो करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो भी फुलफिल होनी चाहिए। अभी तक ऑथर अनरजिस्टर्ड है, तो पहले वो अपना रजिस्ट्रेशन कराए। सबसे पहले ऑथर जीएसटी कानून में अपना रजिस्ट्रेशन कराए, समझे? और वो ऑनलाइन डिक्लेरेशन सबमिट करे कि मैं तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म फॉलो करूंगा। उसमें लिखे मैं जीएसटी कानून के सारे प्रोविजंस फॉलो करूंगा और मैं इस फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के ऑप्शन के साथ कम से कम 1 साल तक रहूंगा। मैं कम से कम 1 साल तक फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म फॉलो करूंगा। इस बात का डिक्लेरेशन वो ऑनलाइन सबमिट करे प्रेस्क्राइब फॉर्म में। अच्छा, और तीसरी कंडीशन, वो जो एसबीपी मतलब पब्लिशर को इनवॉइस इशू करेगा, इनवॉइस पे भी डिक्लेरेशन दे प्रेस्क्राइब्ड मैनर में कि मैंने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म फॉलो किया है। तो इस ऑथर वाले मामले पर आरसीएम ऑप्शनल है। ऑथर चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म फॉलो कर सकता है। क्लियर? तो ये हमने एंट्री नंबर 9A समझी। एंट्री नंबर 9A समझ लिया हमने। तो हम कर रहे थे आरसीएम का नोटिफिकेशन कि कुछ नोटिफाइड सर्विसेज पर 9(3) वाला आरसीएम लगता है।
कुछ एंट्रीज हमने कंप्लीट की। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, कुछ और भी एंट्रीज हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे।